हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो हम पढ़ रहे हैं वो भारतीय इतिहास का घट्टा चक्र पढ़ रहे हैं, जिसमें हम प्राचीन भारत के इतिहास में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो मौर्योत्तर काल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, जैसा हम करते हैं, हम सबसे पहले नोट्स को देखेंगे और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो भी मौर्योत्तर काल से संबंधित है। तो सबसे पहले हम मौर्योत्तर काल में पढ़ते हैं कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो अगर हम मौर्योत्तर काल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो पढ़ रहे हैं तो वो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, जो कि गुजरात में गिरनर पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख है। तो कौन सी भाषा में लिखा हुआ है ये अभिलेख? संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। इसमें रुद्रदमन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस अभिलेख का मुख्य उद्देश्य सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना था। जब हम देखते हैं, कुजुल कटफिसस ने भारत में सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर प्रदेश पर क्या किया था? अधिकार किया था। तो अगर हम मौर्योत्तर युग में देखते हैं तो कुजुल कटफिसस जो था उसने सबसे पहले, अगर हम देख रहे हैं तो भारत में सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर प्रदेश पर क्या किया था? अधिकार किया था। इसने केवल तांबे के सिक्के जारी किए। तो अगर हम बात करें कुजुल कटफिसस के बारे में तो इसने केवल क्या किए थे? तांबे के सिक्के जारी किए। उसके सिक्कों पर धर्मथिदस और धर्म में स्थित क्या है? उत्कीर्ण है। तो अगर हमें क्वेश्चन आए कि धर्मथिदस या धर्मथित जो है वो किसके सिक्कों में था, तो कुजुल कटफिसस के सिक्कों में हमें देखने को मिलता है। और कुजुल कटफिसस ने केवल तांबे के सिक्के को क्या किया था? जारी किया था। इसके बाद अगर हम देखें तो सर्वप्रथम विम कटफिसस, हमने कुजुल कटफिसस की बात की, अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं विम कटफिसस के बारे में। विम कटफिसस के काल में ही भारत के कुषाण सत्ता की क्या हुई थी? स्थापित हुई थी। तो विम कटफिसस के काल में ही भारत में कुषाण सत्ता क्या की गई? स्थापित की गई। विम कटफिसस ने स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के चलाए थे। तो कौन से सिक्के चलाए? तो विम कटफिसस ने स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के चलाए थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो शिव, त्रिशूल तथा नंदी की आकृति इसके सिक्कों पर मिलती है। इसने महेश्वर नामक उपाधि को क्या किया था? धारण किया था। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें तो उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक या हिंद यवन राजाओं ने करवाया था। तो अगर हम बात करें तो भारत में स्वर्ण सिक्कों का जो प्रचलन है वो किसने करवाया था? इंडो ग्रीक यानी हिंद यवन राजाओं ने करवाया था। जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का श्रेय किसको जाता है? तो कुषाण शासकों को जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि भारत में स्वर्ण सिक्कों का जो प्रचलन है वो इंडो ग्रीक यानी यवन राजाओं ने करवाया था, लेकिन उन्हें नियमित रूप से और पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का श्रेय किसको जाता है? कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों को व्यापक पैमाने पर क्या किया था? प्रचलित किया था। कुषाण शासकों में विम कटफिसस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। तो अगर हम देखें, कुषाण शासकों में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? विम कटफिसस ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। इसके बाद कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, कुषाण शासक कनिष्क के बारे में देखते हैं, तो उनके सिक्कों पर हमको किसका अंकन देखने को मिलता है? बुद्ध का अंकन देखने को मिलता है। यौधेयों का प्रमाण पुराण, अष्टाध्यायी तथा बृहत संहिता इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है। तो हमें यौधेयों का प्रमाण जो है वो कहाँ से देखने को मिलता है? पुराण से, यौधेयों का जो प्रमाण है वो पुराण से, अष्टाध्यायी से और बृहत संहिता इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है। इनका साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब, हम किसकी बात कर रहे हैं? यौधेयों की बात कर रहे हैं। तो इनका जो साम्राज्य था दक्षिण पूर्वी पंजाब, राजस्थान के बीच में था। और इनके सिक्कों पर कार्तिकेय का क्या मिलता है? अंकन मिलता है। तो कार्तिकेय का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? यौधेयों के सिक्के पर। बुद्ध का अंकन किसके सिक्के पर मिलता है? तो कनिष्क के सिक्कों पर मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि जो है वो 81 ईस्वी है। तो कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की जो तिथि है वो कितनी है? 81 ईस्वी है। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण के तीसरे वर्ष सारनाथ में क्या की गई थी? स्थापित की गई थी। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी है और यह प्रतिमा मथुरा से लाकर के कहाँ रखी गई? कनिष्क के राज्यारोहण के तीसरे वर्ष सारनाथ में क्या की गई थी? स्थापित की गई थी। कनिष्क के रबतक अभिलेख से हमें ध्यान रखना है, जो ये रबतक अभिलेख है ये किसका अभिलेख है? कनिष्क का। तो कनिष्क के रबतक अभिलेख में 4 शहरों के नाम का उल्लेख मिलता है। वो 4 शहर कौन से हैं? साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा।
इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य अगर हम देखें तो 57 ईसा पूर्व के उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित कर इसके उपलक्ष्य में शक संवत क्या किया था, चलाया था। तो जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शकों ने क्या किया था, पराजित किया था और इसके बाद क्या चलाया था, शक संवत चलाया था। इस प्रकार इसकी प्रारंभिक तिथि जो मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है, 135 ईसा पूर्व में जब हम 57 ईसा पूर्व को माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 78 ईस्वी। तो अगर हम देखते हैं तो इसकी प्रारंभिक तिथि जो शकों की प्रारंभिक तिथि मानी जाती है वो क्या मानी जाती है, 78 ईस्वी में आती है। अधिकांश इतिहासकारों ने कुषाण शासक कनिष्क को इसका क्या बताया है, प्रवर्तक बताया है। शक का जो प्रवर्तक बताया इनको किसको या जो ये जो कुषाण शासक कनिष्क हैं उन अगर हम बात करते हैं कि ये 78 ईस्वी का जो प्रवर्तक है, जो इसको शुरुआत करने वाला है, वो किसको बताया गया है, कनिष्क को, अधिकांश इतिहासकारों ने। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में तिथि एवं वर्ष के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है जो विश्वव्यापी है। वर्तमान कैलेंडर से 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत प्रारंभ हो जाता है तथा 78 घटा देने पर 78 घटा देने पर शक संवत क्या हो जाता है, प्राप्त होता है। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पांचांग का प्रथम माह होता है। तो ध्यान रखना है कि जो चैत्र है वो भारतीय राष्ट्रीय पांचांग का क्या होता है, प्रथम माह होता है। विक्रम संवत के दो अन्य नाम भी मिलते हैं, कृत संवत और मालव संवत। ये किसे कहा जाता है, तो विक्रम संवत को ही कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत को क्या किया गया है, अपनाया गया है। अश्वघोष कनिष्क के क्या थे, राजदर कवि थे। तो अश्वघोष किसके राजकवि थे, कनिष्क के राजकवि थे। और अगर हम बात करते हैं तो अश्वघोष की जो हमें प्रमुख लेखन मिलते हैं, सौदरानंद, बुद्ध चरित और सारीपुत्र प्रकरण उनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी, अश्वघोष की। सौदरानंद, बुद्ध चरित और सारीपुत्र प्रकरण। वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित क्या थे, विद्वान थे। इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति की क्या की थी, अध्यक्षता भी की थी। अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श, चरक ये चारों ही कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। कौन कौन, अश्वघोष, फिर नागार्जुन, पार्श और चरक, ये चारों ही कनिष्क के दरबार से क्या थे, संबंधित थे। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की क्या की थी, रचना की थी। महर्षि पतंजलि शुंगकालीन विद्वान थे तथा इन्होंने ऐसे लोगों को शिष्य बनाया था जो बिना किसी अध्ययन के ही क्या करते थे, संस्कृत बोल लेते थे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कुषाण वंश के बारे में, तो कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली थी। इस वंश का महान शासक कनिष्क था, जिसकी सीमाएं उत्तर में चीन के तुर्फान एवं कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तथा पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार तक क्या थी, विस्तृत थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और अरिकामेडू में हुई खुदाई से ऐसे अनेक बंदरगाह और व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि कुषाणों का व्यापार पश्चिमी विश्व से फारस की खाड़ी और लाल सागर के जलमार्ग से होता था। इन सभी साक्ष्यों के किसी भी कुषाण की सशक्त नौसेना की उपस्थिति का हमको उल्लेख नहीं मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का क्या हुआ था, विकास हुआ था। तो किसके काल में, कुषाण शासक कनिष्क के काल में दो कला क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का क्या हुआ था, विकास। कौन कौन सी शैली, तो गांधार शैली और कौन सी शैली, मथुरा शैली। भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली को क्या कहा जाता है, गांधार शैली कहा जाता है। और इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक जो थे वो कौन थे, गांधार कला शैली के जो प्रमुख संरक्षक माने जाते हैं वो शक और कुषाण माने जाते हैं। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध या ग्रीको बुद्धिस्ट या इंडो ग्रीक या ग्रीक रोमन भी कहा जाता है। गांधार कला में सदैव हरित स्तरित या शिष्ट चट्टान का ही प्रयोग मूर्ति बनाने के लिए किया जाता है। तो गांधार कला में हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, हरित स्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग ही मूर्ति बनाने के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान का बामियान पहाड़ियों को काट कर बनवाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने इन बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कुषाण काल में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। तो बाल विवाह की अगर हम बात करते हैं प्रारंभ कब हुई थी, तो बाल विवाह की जो प्रथा है वो कुषाण काल में कहा जाता है कि प्रारंभ हुई थी। स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति तथा बाल विवाह के प्रचलन ने उसे समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया था। मतलब स्त्रियों के जो उपनयन संस्कार होते थे उनको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया।
इसके बाद भारत में बाह्य आक्रामकों के कालों का सही कालानुक्रम। तो अगर हम बात करते हैं बाह्य आक्रामक जो हुए भारत में वो कौन, तो सबसे पहले यूनानियों का आक्रमण हुआ, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, सिकंदर महान के बारे में। उसके बाद शकों का हुआ प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। शक के बाद हम पढ़ते हैं किसके बारे में, कुषाण के बारे में, जिनका पहली शताब्दी ईस्वी में हुआ था। तो हम देखें, अगर क्रम देखें तो यूनानी के बाद शक, शक के बाद कौन आते हैं, कुषाण आते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो ईरानी शासक डेरियस प्रथम ने सर्वप्रथम भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। तो अगर हम बात कर रहे हैं ईरानी शासक किसकी, डेरियस प्रथम की, तो सबसे पहले भारत के कुछ भाग को अपने क्या किया था, अधीन किया था। हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था। तो डेरियस प्रथम के साम्राज्य में अगर हम बात करते हैं तो संपूर्ण हमको सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल मिलता था, तथा पूर्व की ओर इसका विस्तार जो था वो राजपुताना के रेगिस्तान तक था। इसके बाद अगर हम देखें तो मिनांडर तथा उसके पुत्र, डेरियस के बाद अगर हम देख रहे हैं तो मिनांडर तथा उसके पुत्र स्टैटो प्रथम के सिक्के मथुरा से मिले हैं। तो मिनांडर और उसके पुत्र स्टैटो प्रथम के सिक्के हमको कहाँ से देखने को मिले हैं, मथुरा से मिले हैं। स्टैटो द्वितीय ने सीसे के सिक्के जारी किए थे। तो स्टैटो द्वितीय ने क्या किए थे, सीसे के सिक्के जारी किए थे। इस हिंद यवन शासक का शासन जो था वो 25 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक क्या होता है, माना जाता है। 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर शुंग राजवंश की क्या की थी, स्थापना की थी। तो 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की क्या कर दी, हत्या करने के बाद शुंग राजवंश की क्या की, स्थापना की। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने 36 वर्षों तक क्या किया था, शासन किया था। महर्षि पाणिनि ने शुंग वंश को भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया है। तो महर्षि पाणिनि के अनुसार शुंग वंश जो था वो कौन सा धर्म मानता था, ब्राह्मण धर्म मानने वाला था। अयोध्या के लेख से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। तो अयोध्या के लेख से हमको क्या पता चलता है कि पुष्यमित्र के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। तो पतंजलि जो थे वो कौन थे, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। शुंग वंश का 9वां शासक भागवत अथवा कौन था, भागभद्र था। तो शुंग वंश का जो 9वां शासक था वो कौन था, भागवत अथवा भागभद्र था। इसके शासनकाल में तक्षशिला के यवन नरेश एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस उसके विदिशा राजदरबार में उपस्थित हुआ था। हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा विदिशा में, जिसको पहले विदिशा को क्या कहा जाता था, बेसनगर कहा जाता था, तथा विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना कर भागवत विष्णु की क्या की थी, पूजा की थी। शुंग वंश का अंतिम राजा कौन हुआ, तो शुंग वंश का अगर हम बात करते हैं तो अंतिम राजा जो था वो कौन था, देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था, देवभूति था, और अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्र द्वारा क्या हुआ, मारा गया। तो क्या होता है कि अंतिम शुंग वंश का जो राजा था उसका नाम देवभूति था, और वो भी अपने प्रधानमंत्री के वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा क्या होता है, मारा जाता है। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वो कौन सा वंश था, तो कण्व वंश था, या उसी को कण्वायन वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने क्या देखा, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ, उसकी हत्या किसने की, उसके अमात्य पुष्यमित्र शुंग ने, और फिर शुंग वंश की स्थापना हुई। ठीक उसी तरीके से पुष्यमित्र शुंग का अंतिम शासक कौन था, तो वो देवभूति था, और देवभूति की हत्या किसने की, उसके अमात्य वासुदेव ने की, और वासुदेव ने फिर कौन से वंश की स्थापना की, तो कण्व वंश की स्थापना की। इसके बाद अगर हम बात करें तो मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य जो था वो किसका था, सातवाहनों का था। तो अगर हम बात करें किसके बारे में, मौर्यों के बाद अगर हम देखते हैं तो दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य देखने को मिलता है वो किसका था, सातवाहनों का था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम किसको माना जाता है, तो पुराणों में इस सातवाहन वंश का संस्थापक का नाम सिंधु सिमुक या शिप्रक दिया गया है, जिसने कण्व वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन क्या किया है, स्थापित किया है। तो इसने कण्व वंश के अंतिम राजा सुशर्मा को क्या किया, वध किया, और सिमुक क्या करता है, सातवाहन वंश की क्या करता है, स्थापना करता है। पुराणों कि कुल 30 या 31 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं। तो पुराणों में अगर हम देखते हैं तो हमें कुल 30 या 31 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें से सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में 29 राजाओं की मिलती है। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी जो थी वो क्या थी, प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्र भृत्य या आंध्र जातीय भी कहा गया है। उनकी प्रारंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है। तो अगर सातवाहनों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, अमरावती, लेकिन अगर हम उनकी वास्तविक
वैश्विक राजधानी की बात करते हैं तो प्रतिष्ठान या पैठन थी। इसके बाद पुराणों के अनुसार कृष्ण का पुत्र एवं उत्तराधिकारी सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का सातकर्णी उपाधि धारण करने वाला प्रथम राजा था। तो अगर हम बात करते हैं पुराणों के अनुसार, तो जो कृष्ण का पुत्र एवं उत्तराधिकारी कौन, सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का सातकर्णी उपाधि धारण करने वाला क्या था, प्रथम राजा था। इसके शासन के बारे में हमें नागनिका के नानाघाट अभिलेख से जानकारी मिलती है। तो अगर हम बात करते हैं तो नागनिका के नानाघाट अभिलेख से हमको किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है, तो जो हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, सातकर्णी प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कहा है कि उसे विच्छिन्न होते चातुर्वर्ण को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर को क्या किया, रोका। तो सातवाहन शासक कौन से, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कहा है कि जो ये चार वर्णों वाली व्यवस्था थी ये क्या हो रही थी, छिन्न भिन्न हो रही थी, तो इसको फिर से क्या किया है, स्थापित किया है। किसने, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। और वर्ण संकर मतलब वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को क्या किया है, रोका है। इसी कारण उसे वर्ण व्यवस्था का क्या कहा जाता है, रक्षक कहा जाता है। किसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को कहा जाता है। नानाघाट अभिलेख में हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो सातकर्णी प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी को नासिक अभिलेख में, हमें ध्यान रखना है कौन से अभिलेख में, नासिक अभिलेख में किसके बारे में बताया गया है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। और अगर वहीं पे नानाघाट अभिलेख के बारे में पूछे तो किसके बारे में बताया गया है, सातकर्णी प्रथम के बारे में। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को नासिक अभिलेख में अद्वितीय ब्राह्मण, एक ब्राह्मण तथा वेदों का क्या बताया गया है, आश्रय कहा गया है, तथा खतीय दप मनमदा अर्थात क्षत्रियों के दर्प का मर्दन करने वाला क्या कहा गया है, बताया गया है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो नासिक अभिलेख में गौतमी सतकर्णी के बारे में बात की गई है। और नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण, वेदों का आश्रय, अखतीय दप मनमदा मतलब क्षत्रियों के दर्प का मर्दन करने वाला कहा गया है। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को अगर हम बात कर रहे हैं, अगले शासक सातवाहन के अगले शासक वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को दक्षिणापथेश्वर कहा गया है। तो ध्यान रखना है हमें कि वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को क्या कहा गया है, दक्षिणापथेश्वर कहा गया है। दो पतवारे वाले जहाज का चित्र उसके कुछ सिक्कों पर बना हुआ है। इस वंश का जो अंतिम शक्तिशाली शासक था, तो अंतिम शक्तिशाली शासक कौन थे, यज्ञश्री सातकर्णी। इसके बाद अगला पॉइंट देखें तो कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक कौन था, तो महामेघवाहन था। तो अगर कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक कौन था, महामेघवाहन। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से किसका अभिलेख हमको मिलता है, तो हमको चेदी वंशीय शासक खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। इसके बाद यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इस अभिलेख से पता चलता है कि खारवेल ने दक्षिण के 3 राज्य चोल, चेर और पांड्यों को क्या किया था, पराजित किया था। तो अगर हम बात कर रहे हैं कौन से अभिलेख के बारे में, उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा अभिलेख से हमको किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो हमें पता चलता है कि किस तरीके से जो खारवेल था उसने चोल, चेर और पांड्यों को क्या किया था, पराजित किया था। पांड्य शासक से उसने गधे से हल चलवाया था। तो पांड्य शासक से उसने क्या किया था, गधे से हल चलवाया था। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन को सर्वाधिक प्रसिद्ध उसके न्याय संबंधी सुधारों से मिली। तो पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन को सर्वाधिक प्रसिद्धि जो थी वो किसके द्वारा मिली थी, उसके न्याय संबंधी सुधारों से मिली। जस्टिनियन रोमन कानून के संपूर्ण संशोधन के लिए क्या था, उत्तरदायी था। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासकों ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। तो किसने शीशे के सिक्के जारी किए थे, तो स्ट्रैटो द्वितीय ने क्या किए थे, शीशों के सिक्के को क्या किया था, जारी किया था। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो स्ट्रैटो द्वितीय ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। इस हिंद यवन शासक का शासन 25 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि किसके सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव का हमको अंकन देखने को मिलता है, तो वो कौन थे, तो अगाथोक्लीज है। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो अफगानिस्तान के ए खानम से
अगाथोक्लीस की सिक्के प्राप्त हुए हैं जिन पर वासुदेव और संकर्षण का क्या देखा गया है, चित्र उकेरा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था। तो अन्य तीनों के अगर समसामयिक नहीं था तो हम देखें कौन नहीं था, तो मिलिंद जो है वो इन तीनों के समसामयिक नहीं था। गौतम बुद्ध, प्रसेनजित और बिंबिसार का शासनकाल हमको लगभग सेम ही समय पे दिखता है, लेकिन मिलिंद जो था ये इन तीनों के समसामयिक नहीं था। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो बिंबिसार मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक था, वह हर्यक कुल से संबंधित था। तो अगर हम बात करें किसके बारे में, बिंबिसार के बारे में, तो हर्यक कुल से संबंधित था। प्रसेनजित कौशल महाजनपद का राजा था, तो प्रसेनजित कौशल महाजनपद का राजा था और वह महात्मा बुद्ध का क्या था, समकालीन था। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया। मिनांडर जिसे मिलिंद के नाम से जाना जाता है, उत्तर भारत में इंडो ग्रीक राजा था। उसका समय 155 अथवा 165 से 130 ईसा पूर्व था। इस प्रकार बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित तीनों समकालीन थे, जबकि मिलिंद इनका समसामयिक नहीं था। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। तो काव्य शैली का जो हमको प्राचीनतम जो नमूना है वो हमको किसके अभिलेख में अगर हम देखें तो देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो क्या होगा, हमें रुद्रदामन के अभिलेख में काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना देखने को मिलता है। तो काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख से मिलता है। इसके बाद अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख में संस्कृत महाकाव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। तो कहाँ पे अगर हम बात करें तो रुद्रदमन की जो उपलब्धियां हैं वर्णित है जूनागढ़ अभिलेख में। इसके बाद अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो गुजरात के जूनागढ़ के से रुद्रदमन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उस पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदमन की वंशावली, विजय, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। अगला क्वेश्चन है, बिना बिगाड़ के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। तो जीर्णोद्धार किसने करवाया था बिना किसी परिश्रमिक के, तो रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि रुद्रदामन ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बिगाड़ लिए ही करवाई थी, जो कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनवाई गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कारदर्मक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे। तो अगर हम बात करते हैं कारदमक क्षत्रपों ने तो कौन से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे, तो कौन सी धातु में, ताम्र धातु में किए थे। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो कारदमक वंशीय शासकों की मुद्राओं को 2 बड़े वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्रथम वर्ग के अंतर्गत उन रजत मुद्राओं को रखा जाता है जो क्षहरात वंशी रजत मुद्राओं की निरंतरता का आभास कराते हैं। द्वितीय वर्ग के अंतर्गत पोटीन निर्मित सिक्कों को क्या किया जाता है, रखा जाता है। कारदमक शासन चस्टन ने रजत एवं ताम्र दोनों धातुओं की मुद्राएं चलाई। प्रश्न में अति दुर्लभ सिक्कों के बारे में पूछा गया है। इसका सही उत्तर ताम्र होगा, क्योंकि कारदमक वंशियों ने ताम्र की बहुत कम मुद्राएं क्या की थी, चलवाई थी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो सूची 1 को सूची 2 में हमें सुमेलित करना है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें बताना है कि कौन किस वंश का क्या था, शासक था। तो हमें पता है कि विम कटफिसस जो थे वो कौन से वंश के शासक थे, कुषाण वंश के शासक थे। अगर हम बात करते हैं रुद्रदामन की तो वो कौन से वंश से थे, शक वंश से थे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं गोंडोफर्नीस की, तो गोंडोफर्नोस किसके थे, तो ये जो थे ये पल्लव वंश के शासक थे। सॉरी, पल्लव 1 नंबर पे है। तो ये गोंडोफर्नीस पल्लव वंश के शासक थे। और डिमेट्रियस कौन थे, तो डिमेट्रियस हिंद यूनानी थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि डिमेट्रियस हिंदू यूनानी, रुद्रदमन शक वंश के, गोंडोफर्नीस जो थे वो पल्लव वंश के, और विम जो थे वो कौन से वंश के थे, कुषाण वंश के थे। अगर हम इसमें एक्सप्लेनेशन देखें तो डिमेट्रियस हिंदू यूनानी के, रुद्रदमन शक वंश के, गोंडोफर्नीस पल्लव वंश के, और विम जो थे वो कौन से वंश के थे, कुषाण वंश के थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया गया है। तो तांबे के सिक्कों को सर्वप्रथम किसने जारी किया था, कुषाणों ने जारी किया था। और सबसे ज्यादा मात्रा में जो जारी किया था तो वो किसने किया था, कुषाणों ने जारी किया था।
अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक राजाओं ने करवाया था, जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों को व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो नियमित रूप से जो सोने के सिक्के चलाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? कुषाणों को जाता है। लेकिन प्रथम बार भारत में जो सोने के सिक्के जो चलाए गए थे वो किसके द्वारा चलाए गए थे? तो हिंद यूनानी के द्वारा। लेकिन नियमित रूप से अगर कभी क्वेश्चन पूछे सोने के सिक्के जो चलाए गए वो किसके द्वारा चलाए गए? कुषाणों के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन मिला है? तो बुद्ध का अंकन हमको किसके सिक्कों पर मिला हुआ है? कनिष्क के सिक्कों पर हमें बुद्ध का क्या मिला हुआ है? अंकन देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो सोने का सिक्का जारी करने का जो श्रेय दिया जाता है वो कौन से कुषाण शासक को दिया जाता है? तो विम कटफिशस को दिया जाता है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो कुषाण शासकों में विम कटफिशस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे, अतः विकल्प बी जो है वो क्या है? सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो वो कौन था? तो वो विम कटफिशस था। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो कुषाण वंशी विम कटफिशस ने, जो कि कनिष्क प्रथम का पिता भी था, ने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था, जबकि कुजुल कटफिशस ने तांबे के सिक्के का क्या किया था? प्रचलन कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? कई बारी हमने पढ़ लिया है कि किसने किया था? विम कटफिशस ने किया था। अगर हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखें तो कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक विम कटफिशस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यधोह सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो यधोह सिक्के पर हमको कार्तिकेय का क्या देखने को मिलता है? अंकन देखने को मिलता है। अगर हम बात करें तो यधोयों का प्रमाण पुराण, अष्टाध्यायी एवं बृहद संहिता इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है। इनका साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब तथा राजस्थान के बीच था। इनके सिक्कों का पर कार्तिकेय का अंकन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो अगर कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की जो तिथि है वो कब मानी जाती है? 81 ईस्वी में मानी जाती है। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी सन है। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? तो अगर हम बात करें कुषाण शासक कनिष्क का जो राज्याभिषेक है वो कब हुआ था? 78 एडी में हुआ था, 78 ईस्वी में हुआ था। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि अत्यंत विवादास्पद है। इस समस्या पर विचार करने के लिए वर्ष 1913 तथा वर्ष 1960 में लंदन में 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए। द्वितीय सम्मेलन में आम सहमति 78 ईस्वी के पक्ष में ही बनी। इसी समय से शक संवत का प्रारंभ माना गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक संवत कब प्रारंभ हुआ? तो शक संवत कब प्रारंभ माना जाता है? 78 ईस्वी में माना जाता है। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित कर इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था। इसी प्रकार इसकी प्रारंभिक तिथि अगर हम देखें तो 135 में अगर हम 57 ईसा पूर्व को माइनस करते हैं तो 78 ईस्वी आती है। अधिकांश इतिहासकारों ने कुषाण शासक कनिष्क को इसका क्या माना है? प्रवर्तक माना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? तो कितना अंतर हमको देखने को मिलता है? तो 135 वर्ष का हमको अंतर देखने को मिलता है। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो वर्तमान कैलेंडर से 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत तथा 78 घटा देने पर शक संवत प्राप्त होता है। अर्थात 2019 विक्रम संवत, मतलब अगर 2019 में प्लस क्या कर दिया 57 को जोड़ देते तो 2076 तथा शक संवत 2019 में अगर हम 78 माइनस कर देते तो 1941 है। अतः विक्रम संवत और शक संवत में अंतर अगर हम देखें तो 2076 और अगर हम 1941 को माइनस करते हैं तो हमको कितना मिलता है? 135 वर्ष मिलता है। अतः विकल्प सी जो है वो क्या है? सही उत्तर है। तो अगर हमें जानना है कि कितना अंतर है तो अगर हम देखते हैं तो अगर विक्रम संवत को हम जोड़ दें और क्या करते हैं जो मतलब शक संवत है उससे माइनस कर देते हैं और जो भी प्राप्त वर्ष है अगर हम उसको दोनों को घटा देते हैं तो हमको अंतर पता चल जाता है। इसके बाद अगर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं तो शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? तो किसके तदनुरूप है?
तो ये जो है वो 22 मार्च अथवा 21 मार्च के क्या है, समान है। अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखें तो चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर की तिथियां ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों से स्थायी रूप से मिलती जुलती है। सामान्यतः एक चैत्र 22 मार्च को होता है और लीप वर्ष में कब होता है, 21 मार्च को होता है। अगला क्वेश्चन है विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ, तो विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था, 57 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था। एक्सप्लेनेशन देखें तो विक्रम संवत के दो अन्य नाम मिलते हैं, कृत संवत और मालव संवत। जैन साहित्य में महावीर के निर्वाण तथा विक्रम संवत के बीच 470 वर्षों का अंतर पाया जाता है। महावीर के निर्वाण तिथि 527 ईसा पूर्व मानी जाती है। तदनुसार विक्रम संवत के प्रारंभ की तिथि 527 से 470 ईसा पूर्व बराबर 57 ईसा पूर्व क्या की गई है, निर्धारित की गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा, क्योंकि 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2009 में शक संवत का जो वर्ष होगा वो कौन सा होगा, 1931। इसमें अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष अगर है तो 2009 में 78 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1931 आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। तो अगर हम बात करते हैं तो यह हमें बताना है कि कनिष्क के समकालीन कौन कौन थे। तो अगर हम जानते हैं कि पहला अश्वघोष है, उसके बाद वसुमित्र थे, और कौन थे अगर देखें तो क्या कालिदास थे या कंबन थे, तो नहीं। तीसरा और चौथा दोनों ही ऑप्शन क्या है, गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर सी ऑप्शन होगा, प्रथम और द्वितीय। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की तो अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रादित विद्वान थे। उन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता भी की थी। कालिदास गुप्त काल में हुए थे, जबकि कंबन जो थे वो 12वीं शताब्दी के थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें कि अश्वघोष किसका समकालीन था, तो अश्वघोष किसके समकालीन थे, कनिष्क के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है। तो अगर हम बात करें अश्वघोष, नागार्जुन और चरक, ये तीनों ही हैं जो किससे संबंधित हैं, तो कनिष्क के दरबार से संबंधित है। और अगर हम बात करते हैं पतंजलि की तो ये किससे संबंधित है, तो ये शुंग काल से संबंधित है। एक्सप्लेनेशन देखें तो अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श और चरक ये चारों ही किसके दरबार में थे, कनिष्क के दरबार से संबंधित थे, जबकि पतंजलि कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। महर्षि पतंजलि जो थे वो शुंगकालीन क्या थे, विद्वान थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था। तो अगर हम बात कर रहे हैं कनिष्क प्रथम के दरबार में कौन कौन था, पार्श्व थे, अश्वघोष थे, वसुमित्र थे। कौन नहीं गया था, तो विशाखदत्त नहीं गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि कनिष्क के रबतक उल्लेख में 4 राज्यों के बारे में बताया गया था, कौन सा नहीं है, तो श्रावस्ती का उल्लेख नहीं हुआ है। पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, चंपा का उल्लेख मिलता है, लेकिन श्रावस्ती का हमको उल्लेख नहीं देखने को मिलता। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो रबतक अभिलेख अफगानिस्तान में शुर्क कोटल के निकट रबतक नामक स्थान से वर्ष 1993 में प्राप्त किए गए। ये यूनानी लिपि तथा बैक्ट्रियन भाषा में लिखे गए हैं। ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क से संबंधित है। इस अभिलेख में 4 शहरों के नाम उल्लेखित है। कौन कौन से, साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा। अर्थात इसमें श्रावस्ती का उल्लेख हमको देखने को नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। तो किसने जो है वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। तो अगर हम बात करते हैं तो चरक और जीवक दोनों ही ने ही तक्षशिला विश्वविद्यालय में क्या की थी, शिक्षा प्राप्त की थी। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में गांधार राज्य की राजधानी थी। तक्षशिला के इतिहास में प्रसिद्धि का कारण उसकी ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र होना था। यहाँ अध्ययन के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, जिनसे राजा और सामान्य जन दोनों ही सम्मिलित थे। कौशल के राजा प्रसेनजित, बिंबिसार का राजवैद्य जीवक, कनिष्क का राजवैद्य चरक और बौद्ध विद्वान वसुबंधु चाणक्य आदि ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि यह वैदिक तथा धनुर्विद्या की शिक्षा के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी और डी दोनों ही हो सकते हैं।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध किए जाने की जानकारी हमको अयोध्या लेख से मिलती है। अगर हम क्वेश्चन देखें, एक्सप्लेनेशन देखें, तो पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति था। इसने 184 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। अयोध्या लेख से ज्ञात होता है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद जो भारत पे राज करते हैं वो कौन सा वंश कहलाता है? कण्व वंश कहलाता है। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूत अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व या कण्वायन नाम से जाना जाता है। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो वर्ण व्यवस्था का रक्षक किसको कहा जाता है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को क्या कहा जाता है? वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कहा है कि उसने विच्छिन्न होते चातुर्वर्ण को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर को रोका। इसी कारण इसे वर्ण व्यवस्था का क्या कहा जाता है? रक्षक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली जो राज्य था वो कौन सा था? तो मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली जो राज्य हमको देखने को मिलता है वो कौन था? सातवाहन था। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन का था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिंधुक, सिमुक या शिप्रक दिया गया है, जिसने कण्व वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन क्या किया था? स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो सिमुक कौन से वंश का संस्थापक था? सातवाहन वंश का संस्थापक था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो कौन सा चीनी जनरल है जिसने कनिष्क को हराया था? तो पांचाऊ जो था उसने कनिष्क को क्या किया था? हराया था। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो चीनी स्रोतों के अनुसार 73 ईस्वी से 94 ईस्वी के बीच चीन का प्रसिद्ध सेनापति पांचाऊ अपने हान वंशी नरेश के आदेशों पर चीनी तुर्किस्तान की विजय के लिए प्रस्तुत हुआ। चीनी इतिहासकार युद्ध का कारण यह बताते हैं कि कुषाण शासक ने चीनी सेनापति के पास अपना एक दूत भेजकर हान राजकुमारी से विवाह की मांग की थी। पांचाऊ ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। फलतः रुष्ट कुषाण शासक ने उसके राज्य पर चढ़ाई कर दी, परंतु कुषाण शासक असफल रहा। अधिकांश इतिहासकार इस कुषाण शासक की पहचान विम कटफिशस के रूप में करते हैं। तथापि यदि कनिष्क का राज्यरोहण 78 ईस्वी मानने के बाद यह युद्ध कनिष्क के समय का हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? तो किस वंश की अगर हम बात करते हैं तो मौर्य वंश की सीमाएं जो हैं वो भी भारत के बाहर तक फैली थी और कुषाण वंश की जो सीमाएं हैं वो भी भारत के बाहर तक फैली थी। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो मौर्य और कुषाण दोनों साम्राज्यों की सीमाएं जो हैं वो भारत के बाहर तक विस्तृत थी। सैल्यूकस से संधि होने के पश्चात मौर्य साम्राज्य की सीमा पश्चिम में अफगानिस्तान तक विस्तृत थी। काबुल, कंधार आदि इसके भाग थे। कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली थी। कुषाण शासक कनिष्क की सीमाएं उत्तर में चीन के तुर्फान एवं मध्य एशिया से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तथा पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक क्या थी? विस्तृत थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। तो बाल विवाह की जो प्रथा आरंभ हुई थी कौन से काल में आरंभ हुई थी? कुषाण काल में आरंभ हुई थी। एक्सप्लेनेशन देखें तो कुषाण काल में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति तथा बाल विवाह के प्रचलन ने उसे समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया। इस युग में विवाह की आयु और कम करके 8 से लेकर 10 वर्ष की आयु की कन्या को विवाह के लिए उपयुक्त माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो हमें बताना है कि कौन सा जो है वो सही सुमेलित है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो अगर हड़प्पा सभ्यता में यहाँ पे अगर हम कुषाणों का देखते हैं, ये गांधार कला शैली, ये जो है वो क्या है? सही सम्मिलित है। बाकी जो दिए गए ऑप्शंस हैं वो क्या हैं? गलत है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, गांधार शैली और मथुरा शैली। अन्य युग में जो है वो सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। तो कला की जो गांधार शैली है वो गांधार शैली किसके समय में फली फूली? तो कुषाणों के समय में फली फूली थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें बताने कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
है। तो अगर हम बात करें तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें हम देखें तो कुषाणों ने स्वर्ण एवं ताम्र के सिक्के चलाए, बिल्कुल सही है। हमने देखा था विम कटफिशस ने स्वर्ण के सिक्के चलाए थे और कुजुल कटफिशस ने ताम्र के। गुप्त में हमें पता है कि स्वर्ण युग ही कहा जाता है, तो स्वर्ण एवं रजत दोनों ही सिक्के सही हैं। कलचुरी शासक ने स्वर्ण, रजत और ताम्र के सिक्के चलाए। सातवाहन में लिखा गया है कि क्या सातवाहन ने स्वर्ण, तो ये तीसरा ऑप्शन जो है वो क्या है, गलत है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे। यद्यपि भारत में सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने स्वर्ण सिक्के चलवाए थे, स्वर्ण के अतिरिक्त कुषाणों ने ताम्र के सिक्के चलवाए थे। गुप्तों ने स्वर्ण और रजत के तथा कलचुरी शासकों ने स्वर्ण, रजत और ताम्र के सिक्के चलवाए। सातवाहन शासकों ने स्वर्ण सिक्के नहीं चलवाए थे, उन्होंने केवल चांदी, तांबा और शीशे के सिक्के जारी किए थे। इसलिए सातवाहन के पास क्या लिखा है, स्वर्ण लिखा है, इसलिए वो क्या है, गलत है। सातवाहनों ने केवल चांदी, तांबा और शीशे के सिक्के क्या करवाए थे, जारी करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो अगर हम बात करते हैं गांधार कला की, तो हमें पता है कि गांधार कला कब फली फूली थी, कुषाणों के समय। जूनागढ़ अभिलेख किसका है, तो रुद्रदमन प्रथम का है। मिलिंद पन्नों को किस नाम से, मिलिंद पन्नों जो है वो मिनांडर के, मिलिंद नाम जो है मिनांडर का है। तक्षशिला लेख जो है वो किसका, पत्तिक का। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको करेक्ट फॉर्म में क्या किया है, मिलाया है। अगर हम एक्सप्लेनेशन में देखें तो गांधार कला कुषाण, जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदमन प्रथम, मिलिंद पन्नों मिनांडर और तक्षशिला शिलालेख किसका है, पत्तिक का। इसके बाद अफगानिस्तान का बामियान जो था वो किस लिए प्रसिद्ध था, तो जो अफगानिस्तान का बामियान था वो बुद्ध प्रतिमा के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो अफगानिस्तान का बामियान पहाड़ियों को काट कर बनवाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने इन बुद्ध प्रतिमाओं को क्या कर दिया था, नष्ट करवा दिया था। अगला क्वेश्चन है, जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं, तो जो भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कौन सी कला कहा जाता है, तो उसे गांधार कला कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली गांधार शैली है। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक जो हैं वो कौन थे, शक एवं कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार कला शैली एक संश्लेषण है, तो एक किसका संश्लेषण है ये, तो भारतीय तथा यूनानी कला का ये क्या है, एक संश्लेषण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है, तो कौन सी शैली में, गांधार मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान या शिष्ट का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। एक्सप्लेनेशन देखें तो गांधार कला में सदैव हरित स्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग ही किया जाता है, यद्यपि मथुरा कला में भी इसी के अनुसरण पर शिष्ट का क्या किया जाता था, प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कलानुक्रम है, तो अगर हम बात करें तो अगर सबसे पहले कौन आया, यूनानी, यूनानी के बाद कौन आते हैं, शक, और शक के बाद कौन आते हैं, कुषाण आते हैं। तो अगर हम भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही क्रम देखते हैं तो पहला क्रम जो है वो बिल्कुल सही है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो भारत में बाह्य आक्रमकों के कालों का सही कलानुक्रम किस तरीके से, सबसे पहले कौन आए, यूनानी, यूनानी के बाद शक, शक के बाद कुषाण, तो इस तरीके से हमने देखा। अगला क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था तो वो कौन था, तो वो डेरियस प्रथम था। एक्सप्लेनेशन देखें तो ईरानी शासक डेरियस प्रथम ने सर्वप्रथम भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था तथा पूर्व की ओर इसका विस्तार राजपुताना के रेगिस्तान तक था। पर्सिपोलिस एवं नक्शे रुस्तम के शिलालेखों के अनुसार पंजाब भी उसके साम्राज्य में शामिल था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश जो था वो कौन सा था, तो अगर हम इन दिए हुए राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश देखें तो वो कौन सा था, सातवाहन था। अगर हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की तो उपयुक्त राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश सातवाहन है। इस वंश के संस्थापक सिमुक का समय कुछ स्रोतों के अनुसार लगभग 200 ईसा पूर्व माना जाता है, कुछ स्रोतों में इसे कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा के समकालीन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है, तो हमको सबसे लंबी सूची जो मिलती है 29 राजाओं की वो कौन से पुराण में मिलती है, मत्स्य पुराण में मिलती है। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो पुराणों में कुल 30 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें से सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में 29 राजाओं की मिलती है। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी, तो सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी, दिए हुए ऑप्शन में कहाँ थी, अमरावती में थी। सर्वप्रथम राजधानी अमरावती और वास्तविक राजधानी वो जो कहाँ थी, वो कहाँ थी, तो पैठन में थी।
अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश के आंध्र वृत्ति या आंध्र जातीय कहा गया है। उनकी आरंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? तो सातवाहनों की राजधानी कौन थी, क्या थी? तो प्रतिष्ठान थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो एका ब्राह्मण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए। एक्सप्लेनेशन देखें, सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी को नासिक अभिलेख में, हमें ये चीज बहुत ध्यान रखनी है कि नासिक अभिलेख जो था वो किससे संबंधित था? तो नासिक अभिलेख जो संबंधित था वो गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित था। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया है, जिसका तात्पर्य होता है अद्वितीय ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको सही सुमेलित करना है और यहाँ पे हमको राजधानी को लगाना है। तो अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, शुंग की राजधानी के बारे में, तो क्या थी? तो शुंग की अगर हम राजधानी देखते हैं तो पाटलिपुत्र थी। सातवाहन की राजधानी क्या थी? तो सातवाहन की जो राजधानी थी वो क्या थी? प्रतिष्ठान या पैठन। कदंब की राजधानी क्या कहा जाता था? तो सबसे पहले हम चंदेल की राजधानी देखते हैं। चंदेलों की राजधानी महोवा और कदंब की राजधानी जो थी वो क्या थी? बनवासी थी। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो शुंग की राजधानी पाटलिपुत्र, सातवाहन की पैठन, कदंब की वनवासी और चंदेल की क्या राजधानी थी? महोवा। इसके बाद अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो अगर हम कालक्रमानुसार व्यवस्थित करते हैं तो सबसे पहले जो था वो सातवाहन वंश था। सातवाहन के बाद वाकाटक और फिर उसके बाद कौन सा वंश आता है? चालुक्य वंश आता है। एक्सप्लेनेशन देखें तो सातवाहन साम्राज्य की स्थापना सिमुक ने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। वाकाटक साम्राज्य की स्थापना तृतीय शताब्दी ईस्वी में विंध्य शक्ति ने की थी, जबकि गुजरात के चालुक्य वंश की स्थापना 10वीं शताब्दी में मूलराज प्रथम ने की थी। अतः इन राजवंशों का क्रम जो है वो किस प्रकार से है? सातवाहन, उसके बाद वाकाटक और फिर चालुक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो अगर हम अभिकथन देखते हैं तो सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। कारण, सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। तो अगर हम यहाँ देखें तो अभिकथन और कारण दोनों ही अपनी जगह क्या है? सही है। और जो कारण है वो कथन का क्या कर रहा है? सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है। और अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो सातवाहन नरेश स्वयं विद्वान, विद्या प्रेमी तथा विद्वानों के आश्रयदाता थे। हाल नामक राजा ने गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा में श्रृंगार रस प्रधान गीत काव्य की रचना की थी। हाल के दरबार में गुणाढ़ तथा सर्ववर्मन जैसे उच्च कोटि के विद्वान निवास करते थे। तो हाल के दरबार में गुणाढ़ और सर्ववर्मन जैसे उच्च कोटि के क्या करते थे? विद्वान रहते थे। गुणाढ़ ने बृहत कथा नामक ग्रंथ की रचना की थी। यह पैसाची प्राकृत में लिखा गया था। और सर्ववर्मन ने कात्रंक नामक संस्कृत व्याकरण की क्या की थी? रचना की थी। कन्हेरी में एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि सातवाहन रानी संस्कृत का प्रयोग करती थी और इस प्रकार स्पष्ट है कि सातवाहन युग में प्राकृत एवं संस्कृत भाषाओं का क्या हुआ? विकास हुआ। अतः इसका अभीष्ट उत्तर विकल्प ए होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है वो सत्य हैं? तो सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। दूसरा है, सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। तो अभी जस्ट हमने प्रीवियस ईयर पिछले क्वेश्चन में देखा है कि सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, बिल्कुल सही है। और सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। तो ये दोनों ही पॉइंट जो हैं वो अपने आप में क्या है? बिल्कुल करेक्ट हैं। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो सातवाहन शासकों के शासनकाल में प्राकृत एवं संस्कृत भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहन शासक हाल ने गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा में श्रृंगार रस प्रधान गीति काव्य की रचना की थी। सातवाहन काल में स्थापत्य तथा मूर्ति कला के उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो नासिक अभिलेख से हमको गौतमीपुत्र के बारे में जानकारी मिलती है। हाथी गुम्फा अभिलेख से खारबेल के बारे में। गिरनार अभिलेख से अगर हम बात करते हैं तो रुद्र दमन के बारे में। भितरी अभिलेख से क्या तो ये जो सी ऑप्शन है ये क्या है? ये सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि सही जो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सही सुमेलित नहीं है? तो सी ऑप्शन जो है वो सही सुमेलित नहीं है।
अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का शक्तिशाली शासक था। इसके 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं, 2 नासिक से और एक कहाँ से मिलते हैं, कार्ले से। उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। भीतरी स्तंभ लेख का संबंध गुप्त शासक स्कंद गुप्त से है, जबकि पुलकेशिन द्वितीय का संबंध जो है वो किससे है, ऐहोल अभिलेख से है, जो कि एक प्रशस्ति के रूप में है तथा इसकी भाषा संस्कृत है। रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ से शक संबंध का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह प्रशस्ति के रूप में है। इससे उसकी विजय, व्यक्तित्व एवं कृतियों का हमको विवरण प्राप्त होता है। इस तरीके से अगर हम अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराण में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो कौन से वंश के शासक को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो श्री पर्वतीय जो कहा गया है वो इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराण में क्या कहा गया है, श्री पर्वती कहा गया है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराण में श्री पर्वती तथा आंध्रभृत्य कहा गया है। पहले वे सातवाहनों के सामंत थे, किंतु उनके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। इस वंश का संस्थापक जो है तो वो कौन है, इक्ष्वाकु वंश का जो संस्थापक है वो कौन है, श्री शांतमूल था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, कारण उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें जो भी कुषाण के अभिलेख कुषाण शासकों के अभिलेख मिले हैं वहाँ हमें पता चलता है कि उनके जो व्यापार थे वो फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर मिलते थे, लेकिन अभिलेख में उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी, इसके बारे में उल्लेख नहीं मिलता। और ये कारण जो है ये भी कथन का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से जो कारण है, आर जो ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। और अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखें तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और अरिकामेडू में हुई खुदाई से से ऐसे अनेक बंदरगाह और व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि कुषाणों का व्यापार पश्चिमी विश्व से फारस की खाड़ी और लाल सागर के जलमार्ग से होता था। इन सभी साक्ष्यों में किसी में भी कुषाणों की सशक्त नौसेना की उपस्थिति का उल्लेख नहीं मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। तो राजा खारवेल का नाम कहाँ से जुड़ा है, हाथी गुम्फा अभिलेख से मिल जुड़ा है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो कलिंग का चेदी वंशी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो अगर हम बात करते हैं तो कौन जो था वो जैन धर्म का संरक्षक था, तो खारवेल जो था वो जैन धर्म का संरक्षक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? तो जो खारवेल थे वो कौन से वंश से संबंधित थे? तो चेदी वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो किसका भारी झुकाव था? खारवेल का। नेक्स्ट है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था तो कौन से वंश से? चेदी वंश से था। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन व्यक्ति था, अतः इस वंशी का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो था वो कौन था? खारवेल हुआ। फ्रेंड्स, लेकिन इस क्वेश्चन में कलिंग नरेश खारवेल का संबंध पूछा गया, तो हमें पता है चेदी वंश को ही किस वंश के नाम से जाना जाता था? महावेग वंश के नाम से जाना जाता था। तो इस वजह से ए और बी इसका दोनों ही करेक्ट आंसर होगा, और इसी वजह से इसमें जो ई ऑप्शन है ज़्यादा उपयुक्त है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर जो होगा ये ऑप्शन क्या होगा? ई होगा। अगर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो हाथी गुम्फा का अभिलेख किसके विषय में हमें जानकारी देता है? तो खारवेल शासक के बारे में जानकारी देता है। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से शासक खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान जो है वो किस क्षेत्र में है? तो जस्टिनियन का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान जो है वो कौन से क्षेत्र में है? विधि के क्षेत्र में है। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन को सर्वाधिक प्रसिद्धि उसके न्याय संबंधी सुधारों से मिली। जस्टिनियन रोमन कानून के संपूर्ण संशोधन के लिए क्या था? उत्तरदायी था।
अगला क्वेश्चन है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो चीज़ें क्लियर होंगी कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक ग्रंथ पुस्तक है। यह रोमन मिस्र बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा था। इसने भारत से आयात एवं निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी क्या होता है, उल्लेख किया है। तो अगर हम बात करते हैं कि ये पुस्तक किसने लिखी है, तो ये अज्ञात है कि पता नहीं कि ये पुस्तक जो है वो किसके द्वारा क्या की गई है, लिखी गई है। तो अगर हम बात करते हैं तो इस तरीके से इस जो मौर्योत्तर काल से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, आपको इंटरेस्टिंग लगा हो। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।